नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश राजपूत है। आप सबका स्वागत है एस्पिरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू में। आज हम यूपीएससी एग्जामिनेशन में रिजर्व लिस्ट क्या है इसके बारे में समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एज ए एस्पिरेंट हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि कब हम रिजर्व लिस्ट के ज़रिए होप रख सकते हैं ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि वेटिंग लिस्ट क्या होता है, क्योंकि बहुत बार हम जो एस्पिरेंट्स है ये कंसिडर करते हैं कि रिजर्व लिस्ट इज़ नथिंग बट एज ए वेटिंग लिस्ट। तो ये ऐसा नहीं है। वेटिंग लिस्ट कैसे काम करता है वो एक एग्जांपल से बताता हूँ। अगर सपोज 100 कैंडिडेट सिलेक्ट करने, एग्जामिनेशन हुआ, फाइनल रिजल्ट आया, टॉप 100 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए, उन्हें ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया। 100 में से सिर्फ 90 लोगों ने ज्वाइन किया, 10 लोगों ने नहीं किया, तो वो पर्टिकुलर एजेंसी क्या करेगी, रिक्रूटिंग एजेंसी, जो 101 से लेके 110 तक के जो रैंक वाले कैंडिडेट्स हैं उन्हें ज्वाइनिंग लेटर भेज देगी। तो सिंपल है। यूपीएससी में ऐसा नहीं होता है। यूपीएससी में अगर कोई ज्वाइन नहीं करता है, मतलब सर्विस ज्वाइन नहीं करता है, तो वो सीट वैकेंट ही रह जाती है। उसके लिए जो नेक्स्ट रैंक वाला बंदा है उसे नहीं बुलाया जाता, वो सीट वैकेंट ही रह जाती है और बाद में कैरी फॉरवर्ड होती है वो। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है यूपीएससी एग्जामिनेशन में, वो ये है, और उसी रीज़न को क्लेरिफाई करने के लिए रिजर्व लिस्ट भी बनती है। तो वो पॉइंट है कि अगर ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट थ्रू आउट द प्रोसेस अपनी कैटेगरी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो कैटेगरी से वो बिलोंग करते हो उसका जो रिलैक्सेशन उनको मिल रहा है, जैसे कि अटेम्प्ट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट का रिलैक्सेशन, एज रिस्ट्रिक्शन का रिलैक्सेशन, उसके अलावा मार्क्स का रिलैक्सेशन, सर्विस एलोकेशन का रिलैक्सेशन, अगर ये नहीं यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें एज ए ओपन कैंडिडेट कंसिडर किया जाता है। और जब फिर उन्हें ओपन कैंडिडेट कंसिडर किया जाता है तो वो ओपन में से जनरल कैटेगरीज के टोटल नंबर्स में से वो एक सीट ले लेते हैं, और वो जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वहाँ पे एक सीट ओपन अप हो जाती है। ये सिस्टम चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर रिजर्व लिस्ट कैसे काम करती है, तो अभी हम जस्ट एक कंसिडर करते हैं कि एक पर्टिकुलर कैंडिडेट है। सपोज़ मैं ही कंसिडर करता हूँ खुद को। सपोज़ मैं ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस में से पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। तो अभी जब मैं फॉर्म भरता हूँ तो मैं वो पहले मेंशन करूँगा कि मैं कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। अगर मेरी एज, जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए जो एज है वहाँ तक है, तो मतलब मैंने अभी तक अपना कैटेगरी का यूज़ नहीं किया। सेकंड, जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट को जितने अटेम्प्ट्स हैं उसके लिमिट में ही मैं अभी भी दे रहा हूँ, तो अभी तक भी मैंने अपने कैटेगरी का रिलैक्सेशन यूज़ नहीं किया। फॉर्म भर दिया, फिर आ गया प्रीलिम्स। अभी प्रीलिम्स में सपोज़ मेरा जो मार्क्स है वो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट का जो कट ऑफ है उससे ज़्यादा है, तो अभी भी मैंने मेरे कैटेगरी का यूज़ नहीं किया। उसके बाद दिया मेंस। मेंस में भी अगर मैंने जनरल कैटेगरी से जो कट ऑफ है उसके ऊपर मार्क्स लाए हैं, तो स्टिल मैं अभी भी अपनी कैटेगरी का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। देन मैंने इंटरव्यू दिया एंड देन फाइनल रिजल्ट आया। उस वक्त भी मेरे मार्क्स जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से ज़्यादा थे, तो उस वक्त जो रिज़ल्ट आता है उस रिज़ल्ट में मैं 2 सीट ब्लॉक करता हूँ। जी हाँ, मैं 2 सीट ब्लॉक करूँगा। खुद की जो कैटेगरी है वहाँ की एक सीट ब्लॉक करूँगा, और सेकंड जनरल कैटेगरी में से एक सीट ब्लॉक करूँगा। अभी इसका फाइनल कब पता चलता है, वो रिजल्ट लिस्ट में पता चलता है। तो इसीलिए जब आप रिज़ल्ट देखते हो, जो पहला रिज़ल्ट आता है, तो उसमें क्या होता है, कुछ नंबर्स दिए होते हैं जिनका प्रोविजनल एडमिशन है, प्रोविजनल कैंडिडेचर्स हैं, ऐसा मेंशन होता है।
प्रोविजनल मतलब हुआ अगर आप नंबर सर्च करोगे ना तो वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के नंबर है, लेकिन मैंने जो डॉक्यूमेंटेशन की वीडियो बनाई है वो उसी कारण बनाई है क्योंकि ये प्रोविजनल नंबर्स हैं, उसी के वजह से वो बनते हैं कि डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाए टाइम पे। तो ज्वाइनिंग से पहले उन्हें डॉक्यूमेंट मस्ट है सबमिट करना, अदरवाइज उनका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो आपको अगर देखना है तो डॉक्यूमेंटेशन की ये वीडियो देख सकते हो। फिर सेकेंड ब्लॉक में आता है कि यूपीएससी हैज़ रिजर्व्ड दिस नंबर ऑफ सीट्स। ठीक है, तो फिर उसमें वो रिजर्व्ड का बॉक्स बनता है और फिर फाइनली जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके नाम और रोल नंबर्स होते हैं। तो अगर मैंने ये थ्रू आउट द प्रोसेस में अभी तक, मैं एक पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी तक सब जनरल कैटेगरी की लेवल जो है क्राइटेरिया है उससे ही क्लियर कर रहा हूँ। तो मैंने 2 सीट क्या की है, ब्लॉक की है, एक जनरल कैटेगरी की ब्लॉक की और एक जिस कैटेगरी से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ की मैंने ब्लॉक कर दी। अभी क्या होगा, सर्विस एलोकेशन होगा। अभी सर्विस एलोकेशन के वक्त 2 कंडीशन है। अगर मेरे इतने मार्क्स हैं और मैंने जो सर्विस मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस के लिए दी है वो मुझे एज ए जनरल कैंडिडेट भी रहता तो मिल जाती, तो मैं फाइनली जनरल कैंडिडेट कंसिडर किया जाऊंगा। तो जो मैंने 2 सीट ब्लॉक की थी उसमें से मैं जनरल कैंडिडेट की सीट ले लेता हूं और जो मेरी कैटेगरी वाली सीट है वो वैकेंट हो जाती है। सेकेंड कंडीशन क्या होगी, अगर मैं जितने मुझे मार्क्स हैं और मैंने जो सर्विस प्रेफरेंस दिया है वो मिलने के लिए मेरे पास इतने नहीं है कि मैं जनरल कैटेगरी में वो सर्विस मुझे मिल जाए, लेकिन मैं जिस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ उसके थ्रू मुझे वो सर्विस मिल गई, तो मैंने अभी फाइनली अपना रिजर्वेशन का कोटा यूज किया और फिर मैं उस रिजर्व्ड कैटेगरी की जो मैंने सीट ब्लॉक करके रखी थी मैं वो ग्रैब करता हूं और जनरल कैटेगरी की सीट वैकेंट हो जाती है। तो यहां तक आपको समझ गया होगा आई थिंक। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप जब रिजर्व लिस्ट का ब्लॉक देखते हो यहाँ पे क्या होता है कि फिर जितने भी सपोज ओबीसी स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, तो ऐसे जो स्टूडेंट, मैंने जो अभी मेरी सिचुएशन बताई टिल द फाइनल रिजल्ट बिफोर सर्विस एलोकेशन, तो रिजल्ट के वक्त तक जितने भी ओबीसी कैंडिडेट हैं वो थ्रू आउट द प्रोसेस अभी ओपन क्राइटेरिया से ही पास हो रहे हैं। तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ पे मेंशन के होते हैं, नाम नहीं मेंशन होते, सिर्फ नंबर्स मेंशन होते हैं। सपोज कंसिडर कीजिए कि 10 स्टूडेंट्स हैं, एससी में 5 स्टूडेंट्स हैं, एसटी में 5 है, ईडब्ल्यूएस में 5 है। ठीक है, टोटल कितने हो गए 25। तो ये 25 ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो रिजर्वेशन वाले कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने वो रिजर्वेशन का कोई यूज नहीं किया है, वो जनरल कैटेगरी से पास हो गए। तो वो 25 एंड जनरल कैटेगरी के 25। तो अभी जो टोटल रिजल्ट लगा है उसमें क्या होगा कि जनरल कैटेगरी का कोई तो एक कट ऑफ होगा, वहाँ से जो नेक्स्ट 25 जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है वो रिजर्व लिस्ट में रहते हैं। और ओबीसी के 10 थे, तो ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वहाँ से ओबीसी से बिलोंग करने वाले 10 स्टूडेंट्स, एससी एसटी से रिस्पेक्टिवली ईडब्ल्यूएस से 5-5 स्टूडेंट अपने अपनी कैटेगरी के कट ऑफ से नीचे वाले जो फाइनल लिस्ट में नहीं है, वो जो नेम्स हैं उन्हें रिजर्व में रखा जाता है। अभी यहाँ पे क्या होगा कि ये जो 10 ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, जब इनके सर्विस एलोकेशन होगा उस वक्त कंसिडर कीजिए कि 5 ओबीसी कैंडिडेट्स थे कि वो जनरल कैटेगरी के हिसाब से उन्हें सर्विस मिल गई, तो उन्होंने जनरल के 5 सीट ले लिए और ओबीसी के 5 सीट खाली हो गए। तो फिर जो ओबीसी के 10 कैटेगरी मतलब कैंडिडेट्स थे उनमें से जो टॉप 5 है उन्हें जगह मिल जाएगी, और वो जो बाकी ओबीसी के 5 बचे हैं उन्होंने सर्विस
एलोकेशन उनको ओबीसी के बेसिस पे मिला तो वो ओबीसी की ही जगह पे रहेंगे। तब ओपन के 5 जगह खाली होंगे और ओपन में जो टोटल 25 कैंडिडेट्स रिजर्व में रखे थे उनमें से जो टॉप 5 है उन्हें जगह मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? सिमिलरली SC, ST, EWS। तो यहाँ पे आप अगर इंटरव्यू देते हो और फेल हो जाते हो तो आपको पहले तो क्या देखना है कि आपके जो मार्क्स आए हैं वो कट ऑफ से कितने दूर है या पास है। फिर आपको देखना है कि रिजर्व लिस्ट में, आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करो तो रिजर्व लिस्ट में कितने लोग हैं। तो आप एक हल्का सा होप रख सकते हो कि वो पूरा परमिटेशन कॉम्बिनेशन जो भी होता है उसमें कहीं तो आपका नंबर आ जाए। तो बेसिकली ये पूरा रिजर्व लिस्ट का फंडा है। CAPF में भी सिमिलरली चलता है। CAPF में जैसे 25 एज ये कट ऑफ है जनरल कैटेगरी के लिए, उसके बाद 3 साल का OBC के लिए मिलता है एंड देन 2 साल और एक्स्ट्रा SC ST के लिए मिलता है। तो यहाँ पे भी वही है, अगर 25 साल से कम उम्र वाला OBC वाला बंदा है और उसने फॉर्म भरा तो अभी तक उसने तो OBC का रिलैक्सेशन नहीं लिया है, उसने रिटन एग्जामिनेशन दिया, पेपर 1 के कट ऑफ में उसने ओपन का कट ऑफ क्लियर किया, मतलब जनरल कैटेगरी का, तो अभी तक उसने OBC यूज़ नहीं किया। देन उसने पेपर 2 दिया तो टोटल फाइनल कट ऑफ में भी वो जनरल कैटेगरी का उसने कट ऑफ क्लियर किया। फिर फिज़िकल मेडिकल के लिए गया, फिर इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू के बाद फाइनल रिज़ल्ट आया, फाइनल रिज़ल्ट के बाद भी उसका जो मार्क्स है वो जनरल कट ऑफ से ज़्यादा ही है, तब जाके वो 2 सीट ब्लॉक करेगा, एक जनरल कैटेगरी की और एक OBC कैटेगरी की। और फिर जब सर्विस एलोकेशन होगा तो अगर उसने जिस सर्विस को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है वो उस मार्क्स के हिसाब से जो उसे मिले जनरल कैटेगरी के बंदे को भी मिल रही है तो फिर वो जनरल कैटेगरी में शिफ्ट होगा, OBC की एक जगह खाली हो जाएगी। अगर उसको वो सर्विस उसके OBC होने की वजह से मिली है तो वो OBC की जगह लेगा, जनरल कैटेगरी की जगह खाली हो जाएगी। और फिर नेक्स्ट लाइनअप पे जो जनरल कैटेगरी का बंदा है उसे जगह मिलेगी। तो बेसिकली ये रिजर्व लिस्ट होता है। इससे रिलेटेड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा वीडियो, तभी मैंने ट्राई किया है जितना सिंप्लीफाइड कर सकूं। तभी इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड अगर आपको वीडियो देखनी है तो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया, अच्छा खासा उसको रिस्पॉन्स आया है। इसके अलावा इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस की मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है जो सिविल सर्विसेज एज वेल एज CAPF सर्विसेज की एग्ज़ामिनेशन देने वाले कैंडिडेट्स के लिए एक अच्छा रिसोर्स रहेगा। तो आई विल सजेस्ट कि आप एक बार देख लीजिएगा। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही वीडियोस मैं अभी अपलोड करने वाला हूँ और एट द सेम टाइम सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियोस भी मैं अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।